जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समास, जो हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसका वेटेज यदि देखा जाए, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, करीब करीब इसमें से 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बहुत आसान होता है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कि समाज कैसे नहीं समझ में आता है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आप लोग भी इधर देखिएगा ध्यान से, हंसना वसना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि समाज को इंग्लिश में कहते क्या है कि नहीं। ऐसे तो हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। संक्षिप्त या छोटा। समास को जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। यानी संक्षिप्त कर दो किसी भी चीज को या छोटा बना दो, उसी का इसका क्या होता है? उसका अर्थ होता है। अब समास कहते किसे है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद से हम विस्तार रूप से समझाएंगे कि आखिर समास को बनाया किस लिए गया था, हिंदी ग्रामर में जोड़ा क्यों और पढ़ा क्यों जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, समास कहते किसे हैं, देखना, जब दो या दो से अधिक पद मिलता है। इसका परिभाषा होता है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एगो नए सार्थक शब्द का निर्माण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो पद है, राज प्लस पुत्र। राज प्लस पुत्र, ये दोनों मिलकर बनाया है राजपुत्र। क्या बनाया है? राजपुत्र। ये दोनों मिलकर क्या बनाया बाबू? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र जो है ना, ये सार्थक शब्द है। कौन सा शब्द है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जो सही सही हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? सार्थक शब्द कह सकते हैं। जैसे मान के चलो, कोई दो पद हम यहाँ पे लिख दिए, कुछ दो पद यहाँ पे लिख दिए, दो पद यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको जोड़ के बना दिए, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पद मिलकर एगो नया पद तो बनाया, लेकिन ये पद सार्थक नहीं है। इसका कोई अर्थ है? नहीं। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए ये समास नहीं होगा। वैसा पद होना चाहिए, चाहे वैसा शब्द नया बनना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, तभी जाके वो समास कहलाएगा, नहीं तो वो समास नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे राज प्लस पुत्र है, तो ये राजपुत्र बना हुआ है। राजपुत्र का अर्थ होता है, राजा के पुत्र को क्या कहा जाता है? राजपुत्र। इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो जिसका सार्थक अर्थ निकले बाबू, उसी को हम क्या कह सकते हैं? समास। सभी शब्दों को हम समास नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान में रखना। दो या दो से अधिक पद मिलकर एगो नया पद बनाएगा। जो नया पद कैसन होना चाहिए? एकदम सार्थक यानी सही होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जिसका कुछ मायने होना चाहिए, जिसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? वो समास कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, समास समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए, अब देख लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, इसको पढ़ा क्यों जाता है, आखिर ये हमारे एग्जाम में आता क्यों है बार बार इससे प्रश्न, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो, समास को बनाने से ना, हिंदी ग्रामर के जितने भी विद्वान व्याकरण के निकले, वो समास इसलिए बनाए ताकि किसी भी हिंदी वाक्य को छोटा रूप बना सके। जैसे मान के चलो, अगर हम बोले राजा का पुत्र, क्या बोले? राजा का पुत्र। बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। राजा का पुत्र कितना लंबा बोलना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए उसको एक छोटा रूप बना दिया गया, राजपुत्र। क्या बना दिया गया? राजपुत्र। तो हिंदी के बहुत बड़े बड़े वाक्यों को छोटा बनाने के लिए समास को बनाया गया है। जैसे कह दे धनहीन, धन से हीन, यानी धन से हीन। जो धन से हीन हो उसी को ना धनहीन कहा जाता है। तो सोच के देखो, जो धन से हीन हो, उतना लंबा बोलने से बढ़िया है जो धन से हीन हो उसको हम क्या कहते हैं? धनहीन। तो इसीलिए उसको एक छोटा रूप में बोल देना है कि धनहीन। वो क्या है? धनहीन। यानी लंबा से लंबा शब्दों को एक छोटा रूप में बोल दे, वन शॉट में बोल दे, उसी के लिए क्या बनाया गया है? समास को बनाया गया है। जैसे कह दे बलहीन, क्या बोल दे? बलहीन। तो बलहीन का अर्थ होता है जिसमें बल नहीं हो, यानी बल से क्या हो? हीन हो। बल से क्या हो? हीन हो। तो उसको कहेंगे जो बल से हीन हो। इसमें कौन है जो बल से हीन है? तो इतना लंबा बोलने से बढ़िया है कि हम कह दे बलहीन कौन है इसमें। यह बढ़िया है कि नहीं है? है ना। तो किसी भी हिंदी वाक्य को छोटा करने के लिए ये समास को बनाया गया है, तब जाकर हमारा हिंदी पढ़ना और लिखना समझना आसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, किसी भी हिंदी वाक्य को छोटा अगर नहीं बनाया जाता तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ना थोड़ा सा टाइम भी लगता और थोड़ा सा मुश्किल भी होता। इसीलिए एक शब्द बना दिया गया एक्यूरेट,
कि यही शब्द बोलो भाई, इसका अर्थ वो निकल जाएगा। ठीक है, अब राजा के पुत्र को कहो, इसमें कौन राजा का पुत्र है? इतना लंबा बोलने से बढ़िया इसमें कौन राजपुत्र है, ये बोल दो। समझ पा रहे हैं ना आप लोगों बातों को? बस हिंदी को छोटा बनाने के लिए, बहुत सारे वर्डों को छोटा बनाने के लिए समास को क्या किया गया है, बनाया गया है। जिसके कितने कैटेगरी होते हैं बाबू, समास के कितने भाग होते हैं? 6। कितने भाग होते हैं समास के? 6। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि बताओ बाबू समास का कितना भेद होता है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6। अब कौन कौन सा होता है उसका थोड़ा सा एक लॉजिक है, इसको रियलिटी मत मानिएगा। ठीक है, लॉजिक के जरिए आप लोग याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है अब तक दादा। क्या नाम है इसका? अब तक दादा। अब तक दादा। अ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अ से क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ब से क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। त से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क से क्या हो जाएगा? क्रमधारय समास। द से क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और फिर द से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इस बात को ध्यान में रखना है कि बस आपको एक वर्ड याद रखना है, अब तक दादा। इसको याद रखिएगा तो मुझे लगता है कि ये 6 के 6 समास आप लोगों को याद रहेंगे। तो ये वर्ड याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? रहेगा ना? तो इतना ध्यान रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद को याद करने से बढ़िया है कि इसको हम याद कर लेना। अब जरूरी नहीं कि ये सीरियल वाइज हो, सर अ पहले है तो अव्ययीय भाव पहले होना चाहिए, आई ब है तो उसके बाद बहुब्रीहि लिखिए, जरूरी नहीं है, कहीं भी किसको लिख सकते हो, सीरियल वाइज कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखना है कि किसी को कहीं लिख सकते हो। बस ये लॉजिक बताया गया है, आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया गया है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, समास को याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके बारी बारी से हम समास को समझेंगे कि आखिर कौन से समास को कैसे याद रखा जा सकता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो समास होता है ना, उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपसे पूछेगा समास किसे कहते हैं, कोई भी पूछेगा तो समास किसे कहते हैं ये नहीं पूछेगा। इसमें से आप लोगों को एग्जाम्पल दे देगा कि राजपुत्र कौन सा समास है बताइए, बलहीन कौन सा समास है बताइए, धनहीन कौन सा समास है बताइए, प्रयोगशाला कौन सा समास है बताइए, चंद्रमुख कौन सा समास है बताइए। आप लोगों से केवल और केवल एग्जाम्पल पूछेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। 10वां का एग्जाम दीजिएगा चाहे इंटर का ना, तो उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा कि इसमें से बताइए कौन कौन सा समास है। पहचानना होता है, याद करना नहीं होता है। तो क्या तुम लोग रामायण महाभारत पढ़ोगे, याद करोगे? उतना लंबा चौड़ा याद करना होता है तो बहुत सारे टीचर पढ़ाए भी होंगे आप लोगों को, तो याद करना होता तो कब एक याद हो गया होता ना। तो याद करने से बढ़िया है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ ले, ताकि हम सारी चीजों को बता सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। लिखना याद करना तो स्कूल कोचिंग में होता है बहुत सारे, वहां पे देख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास के जो पहचानने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, उसका क्या क्या हो सकता है। जिन शब्दों के शुरुआत में ये वर्ड दिख जाए, वो समझ लेना कौन सा शब्द हो जाएगा, अब कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, यानी जिन शब्दों के शुरुआत में, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जिन शब्दों के शुरुआत में यदि ये शब्द दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे शब्द, तो समझ लेना वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। चाहे तुम लोगों को यथा दिखाई दे, चाहे प्रति दिखाई दे, चाहे बे दिखाई दे, चाहे भर दिखाई दे, चाहे अनु दिखाई दे, ये सारे के सारे किस समास के अंतर्गत आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाए, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैमरा में, चलो एग्जाम्पल हम इसका सेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो, यथा शक्ति, यथा शक्ति, देखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यथा शक्ति पूछेगा आप लोगों से कि बताइए इनमें से कौन सा समास है, बताओ यथा शक्ति जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके शुरुआती के जो है उसमें देखो यथा लगा हुआ है, शुरुआती के जो शब्द है 2 अक्षर है वो क्या लगा है, यथा। अव्ययी भाव के पहचानने का ट्रिक क्या होता है, यथा रहना चाहिए शब्दों के आगे। ठीक है, तो यथा शक्ति पूछेगा तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। इतना ध्यान रहेगा ना, बस आप लोगों को इन्हीं 3-4 वर्डों को ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे पूछ देगा बताओ प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास होगा, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव।
क्यों? क्योंकि इसके आगे शुरुआती के अक्षर देखो, प्रति लगा है कि नहीं लगा है? प्रति लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। समझ पा रहे हैं ना बातों को? ये जानते हो क्या है? ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। अव्यय मतलब शब्दों का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये टुकड़ा जिसके आगे जुटता है वही अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिदिन, यथाशक्ति। अच्छा है, तुमसे पूछ देगा बेरहम। बेरहम, बेरहम कौन सा समास है? तो कहोगे सर इसके आगे तो बे लगा है। बे लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। कहोगे इसके आगे यथा लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? यथा या बस सॉरी, अव्ययी भाव। इसके आगे प्रति लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव ना। चलो अब कुछ इसका जैसे भर पेट बात कर ले। क्या बात कर ले? भर पेट। भर पेट कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। भर पेट कौन सा समास? अव्ययी भाव, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? भर। क्या लगा है? भर। अब तुम लोग बताओ भरसक कौन सा हो जाएगा? भरसक, भरसक कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। समझ पा रहे हैं ना बातों को? यानी जिन शब्दों के आगे ये सारे शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स को हम बताएं। यथाशक्ति कई बार पूछा है, प्रतिदिन पूछा है कई बार। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बेरहम, भरपेट, भरसक, ये सब थोड़ा नॉर्मल एग्जाम्पल है। जैसे हम बात कर दे अनुयायी, क्या होता है? अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है शिष्य, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे तो हमारे क्या हुए? आप अनुयायी हुए। जैसे नहीं होता बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध के पास जो भी जाता था वो सब क्या हो जाता था? बुद्ध के शिष्य हो जाता था। यानी शिष्य कहने का मतलब अनुयायी हो जाता था। बुद्ध के क्या हो जाता था? अनुयायी, माने उसका स्टूडेंट हो जाता था। तो देखो इसके आगे क्या लगा है? अनु लगा है ना, तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब आगे समझते हैं हम तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास को समझने से पहले इसको समझना होगा हम लोगों को कारक चिन्ह। कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन ये हो, अजी हो, और ऐसे कुछ करके होता है ना। ऐसे पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए तुम लोगों को, लेकिन जो बच्चे पढ़े उन लोग जानते होंगे ना। कारक चिन्ह नहीं पढ़ा है? राम ने रावण को सीता के लिए ऐसे कुछ करके होता है, तो कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके पदों के बीच में किसका चिन्ह का लोप होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। पूछेगा किस समास के पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होते हो? तत्पुरुष समास के पदों। पूछेगा किस समास के पदों में अव्यय शब्द जुटा होता है? अव्ययी भाव। कौन सा समास? अव्ययी भाव। तो इतना ध्यान रखना कि जिस पदों के बीच में यानी जिस शब्दों के बीच में यानी कारक चिन्ह का लोप होता है उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। उसको हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसा हम एग्जाम्पल के लेकर समझे, यहाँ पे समझना तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। इसको हम घेर दे रहे हैं ताकि ये किसका है? अव्ययी भाव का। चलो तत्पुरुष समास का हम बात कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ, इसको ध्यान में रखना, ये बड़ी बहुत बार पूछा है। धर्म ग्रंथ, आखिर इसको हम देखते हैं कि इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। लोप का मतलब होता है बिलाना। लोप का मतलब क्या होता है? बिलाना, यानी खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाता है इसमें कारक चिन्ह। ठीक है, धर्म ग्रंथ किसे बोलेंगे? धर्म के ग्रंथ को हम क्या बोलेंगे? धर्म ग्रंथ। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, धर्म ग्रंथ। धर्म के ग्रंथ को हम क्या बोलेंगे? धर्म का ग्रंथ, उसी को ना हम धर्म ग्रंथ बोलेंगे। जो धर्म का, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का, सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, तो धर्म का ग्रंथ को ही हम धर्म ग्रंथ बोल सकते हैं। तो इसमें देखो का गायब हुआ है कि नहीं हुआ है? का इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन का क्या है? कारक चिन्ह है। का क्या है? कारक चिन्ह है। इसका लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे कारक चिन्ह है कि नहीं है? कर्ता ने कर्म से करण, कर्ता ने कर्म को कैसे होता है? कर्ता, ठीक है हम भल बोले तो बिसर गए, लेकिन का इतना ध्यान रखना है कि कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह बिलाया है कि नहीं बिलाया है? तो इसमें जिस शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाए उस समझ लेना कि कौन है, कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे और एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझना। जैसे कह दे कि हम दिनहीन, क्या कह दे? दिनहीन, यानी दिन से हीन। दिन से हीन, दिन से हीन,
यानी जिसका दिन खराब चल रहा है उसी को ना कहा जाता है दिनहीन। बड़ा दिनहीन बा, इसे नहीं बोल देता है कि इसका दिन खराबे चल रहा है। ठीक है, तो जो दिन से हीन हो उसी को क्या कहा जाता है, दिनहीन। तो देखो कहीं ना कहीं से इसमें गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, गायब हुआ है ना। आज से क्या है, कारक चिन्ह, से क्या है, कारक चिन्ह। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जैसे बलहीन, बलहीन, बलहीन कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष। बल से हीन, जो बल से हीन हो उसी को हम क्या कहेंगे, बलहीन। तो इसमें भी से गायब होगा, हम बार बार लिख के नहीं बताएंगे। जैसे कह दे कि धनहीन, जैसे क्या कह दे, धनहीन, धनहीन कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। जो धन से हीन हो उसी को क्या कहते हैं, धनहीन। अरे जो धन से हीन हो उसी को क्या कहा जाता है, धनहीन। अरे सीधा बैठो लड़का सब, देख रहे हैं तनी के बदतमीजी, हम बड़ी देर से बोल नहीं रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा इधर। सीधा बैठो। जो धन से हीन हो उसी को क्या कहा जाता है, धनहीन। यानी समझ लो इसमें इसमें भी से क्या हुआ है, गायब हुआ है। जैसे हम बात कर दे मन चाहा, क्या कह दे, मन चाहा, मन चाहा। पूछेगा बताओ मन चाहा कौन सा समास है। यह हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो उसमें पूछ दिया था, मन चाहा कौन सा समास है, बताओ बताओ, सोच के बताओ। तो मन से चाहने वाले को क्या कहा जाता है, मन चाहा। मन से, मन से चाहने वाला उसी को ना कहा जाता है मन चाहा, मन से चाहने वाला। तो देखो इसमें से गायब हुआ है कि नहीं गायब हुआ है, तो से क्या है, कारक चिन्ह है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। मन से चाहने वाला मम्मी पापा हो सकता है, इधर उधर नहीं जाने को, ठीक है, इस ध्यान रखना है। चलिए, भाई बहन हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मन चाहने, ये जितना भी है ये सब के सब किस समास के अंतर्गत आएगा बाबू लोग, तत्पुरुष समास। कौन समास के अंतर्गत आएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पदों के बीच में किसका चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का। कौन चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का। यानी उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, ये नहीं कि देख के बता सकते हो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसको तोड़ के तब बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा दें ताकि और भी हमको समझाने में आसानी रहेगा। इसको हम मिटा दे रहे, लिखा देंगे वैसे, ठीक है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कौन सा समास हो जाएगा, दो वो तो हो गया ना। अब कर्मधारय समास, ये बड़ी आसान है। ये कहता है ना हम किसी की विशेषता को बताएंगे, किसी की क्या करेंगे, विशेषता को बताएंगे। किसी भी वस्तु के, चाहे आदमी के, चाहे जानवर के, चाहे फूल के, चाहे किसी के नाम को हम क्या करेंगे, विशेषता को बताएंगे। उपमावाचक विशेषण होता है, माने ये विशेषता को बताता है कि कौन कैसन है। जैसे हम कह दे लड़का, वो लड़का थुथुर है, तो उसका हम विशेषता बताए कि नहीं, जो क्वेश्चन है थुथुर है। जैसा वो कह दे कस के करियट है, तो उसका हम विशेषता बताए कि नहीं बताए, जो करिया है। जैसे कह दे छुछुनर है, तो उसका विशेषता बताए कि नहीं बताए। तो सब किसी का विशेषता होता है। तो जो शब्द किसी के विशेषता को बताए या जो समास किसी के विशेषता को बताए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। डिफिनीशन हम नहीं पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे। डिफिनीशन रट लेना, कहीं पर होगा, ठीक है, लिखा होगा कॉपी में। जैसे हम बात करें नील कमल, नील कमल, नील कमल। अब एक बात बताओ, नील कमल इसका विशेषता बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। अरे नील कमल है, इसका विशेषता बताया जा रहा है ना। यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। यानी कमल कैसन है, नीला। कमल कैसन है, नीला। यानी कमल की विशेषता बताया कि नहीं बताया, कि कमल कैसन है, नीला। तो जो शब्द किसी के विशेषता को बताए उसी को कहेंगे हम कर्मधारय समास। जैसे बात कर ले चंद्रमुख, ये ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमुख पूछेगा चंद्रमुख कौन सा समास है, तो देखेंगे भाई चंद्रमुख किसी की विशेषता को बता रहा है। तो मुंह कैसन है, चंद्रमा के समान। मुंह कैसन है, यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख का मतलब होता है मुंह, थुथुन। थुथुन नहीं समझता है, चलो इतना ध्यान रखना कि यानी मुंह के क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मुंह के क्या बता रहा है बाबू लोग, विशेषता। यानी मुंह कैसन है, चंद्रमा के समान मुंह है, यानी उसको क्या बोला जाएगा, चंद्रमुख।
क्या बोला जाएगा? चंद्रमुख। यानी बता, मुंह के विशेषता बताया कि नहीं बताया? बताया ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास? कर्मधारय। नीलकमल कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जैसे बात कर ले यहाँ पे नव युवक, नव युवक, नया है जो युवक, नया है जो युवक। युवक मतलब होता है जो भी जवान हो उसी को युवक बोल सकते हैं, युवक। नया है जो युवक। बताओ ये युवक के व्यवस्था विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कि युवक कैसन है? नया है। युवक कैसन है? नया। यानी अभी अभी छठ सवारी हुआ है, नहीं बोलता है, छावरा है। ठीक है, जैसे नगीनिया का मोटरसाइकिल लेकर मारता है गांव में, 4 राउंड लगाएगा तो उसको कहा जाएगा छावरा है, नवयुवक है। अब ये नया नया निकल रहा है, सब ऐसे बोलता है कि नहीं? जो नया नया आ रहा है गांव में, सब 4 दिन गाड़ी सीख लेना हुआ, लहरिया कट मार रहा है यहाँ पे। ठीक है, भूबुन उबुन छीन लेगा तो उसको गरी आएगा बाद में। चलो, तो ध्यान रखना है, ये युवक की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। जैसे बात कर रहे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। देखना पूछेंगे खत्म होने के बाद से, तब हम ठेठाएंगे। चलो, अब ये प्राण प्रिय कौन सा समास हो जाएगा? प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। यानी वो बता रहा है कि आप हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं, आप हमारे लिए प्राण के समान प्रिय है। यानी जितना हमारा प्राण प्यारा है उतना आप हमारे लिए प्यारा है। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। तो इतना ध्यान रखना कि ये बता रहा है कि आप हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। ये विशेषताओं को बता रहा है कि आप हमारे लिए प्राण के समान प्रिय हैं, प्राण से प्यारा है। नहीं बोलता है जान जाए जब प्रवचन न जाए, ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना बाबू। इसमें से 2 एग्जाम्पल हम बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है। प्राण प्रिय और चंद्रमुख, प्राण प्रिय और चंद्रमुख। और ये कमल नयन, और एग्जाम्पल दे दे, कमल नयन। यानी नयन कैसा है? कमल के समान, भले हाथी के जैसे रहो, उससे मतलब नहीं है। नयन कैसा है? नयन कमल के समान है, कमल के समान है। यानी ये आंख की विशेषता को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। तो पूछेगा कमल नयन कौन से समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। क्योंकि बता रहा है कि आपका जो नयन है ना, अखिया, ठीक है, वो कमल के समान सुंदर है। समझ में आ रहा है बातें? तो कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा बाबू लोग? कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन ये है कि भाई ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? आंख की। उसी प्रकार से नवयुवक कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? युवक की। ये चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुंह के थुथुन के क्या बता रहा है? क्या बता रहा है बाबू लोग? ये मुंह के थुथुन की विशेषता बता रहा है कि नहीं, कि आपका थुथुन चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। भले कोई सनको रहे, उससे मतलब नहीं है। नीलकमल जो है, ये कमल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कि कमल कैसन है? नीला। कैसन है? नीला। जैसे कहा दे काला लड़का, तो इसका हम विशेषता बताए कि नहीं, कि लड़कन कैसा है? काला। ठीक है, चलो, लड़की लोग को कह देंगे तो बाउर मान जाती है सब। चलो, लड़का सबको कुछ कह दीजिए ना, सुनेगा है ना, निकाल देगा। चलिए, लड़का लड़का होता है भाई। चलो, इसको मिटा दिया जाए। कर्मधारय समास में एनी डाउट किसी को? अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में हम पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, नहीं नहीं पिटिए, देखो ना, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बड़ी पीटेंगे। चलो, अब देख लेते हैं द्विगु समास को। किसको? द्विगु समास को। द्विगु समास, द्विगु लिखा है ना, तो द्विगु का मतलब समझना दो। द्विगु का मतलब क्या समझना? दो। दो एक क्या है? संख्या है। दो एक क्या है? संख्या। यानी जिन शब्दों के बीच जो शब्द संख्यावाचक होता है उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। जो शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे हम बात कर दें त्रिलोक, क्या बात कर दे? अब बताओ, 3, इसमें 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 क्या है? एक संख्या है कि नहीं है? यानी जो शब्द संख्यावाचक हो वो समझ लेना द्विगु समास होगा। त्रिलोक, 3 लोकों के समूह को क्या कहते हैं? त्रिलोक। तीनों लोकों के मालिक कौन है? शंकर भगवान।
है कि नहीं है? नहीं कहता है त्रिलोकी जो भी हो होता है कि नहीं? तो तीन कहीं ना कहीं एक संख्या आ रहा है, यानी जो शब्द संख्यावाचक रहेगा वो समझ लेना कि कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे एग्जांपल और लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पंचमुख, क्या लिख दे, पंचमुख, यानी पांच मुंहों के समूह को हम क्या कहते हैं, पंचमुख। इसमें पांच आया कि नहीं, अब पांच संख्या है कि नहीं आया है, तो इससे संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और देखो इससे तीन का बोध हुआ, इससे किसका बोध हुआ, पांच का। तो पांच क्या है, संख्या है कि नहीं है? तो जो शब्द संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास बोल सकते हैं। कौन समास बोल सकते हैं, द्विगु समास। इतना ध्यान रखना। पांच मुंह किसका था रे, बताओ तो थोड़ा सा। हनुमान जी का था। हनुमान जी का कितना मुंह था, पंचमुख। चलिए अब जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं पंचमुख, चौराहा, चौराहा, इसमें कितना आ रहा बाबू, चार, यानी चार राहों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, चौराहा। जैसे यहाँ पे चार राह मिलता है कि नहीं, इधर से इधर से इधर से इधर से वहां पे मिलता है ना, तो चार राहों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, चौराहा। इतना ध्यान रखना। अब देखो पूछेगा चौराहा कौन सा कौन सा समास, तो द्विगु समास। पंचमुख कौन सा समास, द्विगु समास। त्रिलोक कौन सा समास, द्विगु समास। क्यों? क्योंकि ये सब संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, संख्या का। बातें समझ में आ रही है ना? चलो और कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, यानी सात ऋषियों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। जहाँ सात गो ऋषि बैठ के बतियाएगा उसको सप्त ऋषि कहा जा सकता है। उसको क्या कहा जा सकता है, सप्त ऋषि। अब बताओ ये संख्या का बोध करा रहा है कि नहीं हो करा रहा है? तो जो शब्द संख्यावाचक होता है वो समझ लेना कौन समास के अंतर्गत आता है, द्विगु समास के अंतर्गत। कौन समास के अंतर्गत, द्विगु समास। जैसे सप्त ऋषि हो गया। और कुछ यादें आ रही है आप लोगों को, सप्त ऋषि और कुछ संख्या वाला जो याद आ रहा हो? चौराहे तो हो गया ना यार, त्रिलोक हो गया, पंचमुख हो गया, चौराहा हो गया, सप्तऋषि हो गया। सप्ताह बात कर ले, सप्ताह, सप्ताह, 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्ताह। तो इससे भी संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? तो जिस शब्द से केवल संख्या का बोध हो, यानी जो शब्द संख्या वाचक हो, वो समझ लेना द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। कौन समास के अंतर्गत आएगा, द्विगु समास। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? जिस शब्द संख्यावाचक हो वो समझ लेना कौन समास, द्विगु समास। चलो इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा दें, हम लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, खाली समझा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखना, आप देखना है द्वंद्व समास को। किसको समझना है, द्वंद्व समास को। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके बीच ना हाइफन चिन्ह लगा होता है। हाइफन चिन्ह समझता है, योजक चिन्ह लगाता है। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला एक दूसरे को। जैसे समझना, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, माता पिता, माता। अब आप लोग एक बात बताओ, माता पिता, आइए हम ये लिख रहे हैं, माता पिता। इसमें से कौन सा सही है, 1 नंबर कि 2 नंबर? 1 नंबर सही है कि 2 नंबर सही है? माता पिता कभी भी लिखा जाता है तो इसके बीच में ध्यान रखना योजक चिन्ह रहता है। माता पिता बाटल है नहीं, तो कभी भी इसके बीच में क्या रहता है, योजक चिन्ह। ऐसे लिखोगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बीच में एगो योजक चिन्ह हाइफन चिन्ह रहता है, ध्यान रखना इस बात को। तो माता पिता पूछेगा, माता पिता कौन सा समास हो जाएगा, तो कह देना द्वंद्व समास। क्यों होगा, क्योंकि इसके पदों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माइनस वाला को बोला जाता है, यानी ये दोनों को जोड़ के रखता है। दोनों को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। चलो यहाँ पे देखो, और देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि भाई बहन, भाई भाई बहन। अब एक बात बताओ, ऐसे सही है कि नहीं है योजक चिन्ह? तो बताओ भाई बहन कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई बहन कौन सा समास, द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पदों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह, यानी माइनस जिसके साथ देख लेना वो समझ लेना कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखना एक इसका और कॉन्सेप्ट होता है कि ये उल्टा भी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, उल्टा। जैसे देखो, माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा माता, भाई का उल्टा बहन, बहन का उल्टा भाई। जैसे बात कर ले दिन रात, जैसे बात कर ले दिन रात। दिन रात कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास।
क्योंकि इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह। और देखना ये है कि ये उल्टा भी होना चाहिए, दिन का उल्टा रात और रात के उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात और रात के उल्टा दिन। जैसे हम बात कर ले कि ऊंच नीच, क्या हो जाएगा, ऊंच नीच, ऊंच नीच। अब बताओ ऊंच के उल्टा नीच और नीच के उल्टा ऊंच। तो समझ रहा है ना बातों को। जिस शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, उसको हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, उल्टा यानी विपरीत होना चाहिए, उल्टा यानी विपरीत, अपोजिट होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को। जैसे कह दे कि दिन रात भाई बहन सखी सहेला, चाहे सखा सहेला, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों एक साथ आ रहा है, तो इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलो इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलो आप देख लेते हैं कि लास्ट बचल है अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए लास्ट बचल है बहुब्रीही समास। बहुब्रीही समास बस दुनिया में एकलौता होना चाहिए। एकलौता नहीं तो इतना ध्यान रखना कि उसमें ज्यादातर संस्कृत वाला नाम आता है। किसका नाम आता है, संस्कृत। उतना नहीं ध्यान रहेगा तो खाली ध्यान रखना भगवान के नाम आता है। किसका नाम आता है, भगवान के नाम। जितना भी भगवान के नाम आएगा ना वो समझ लेना कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीही से। जैसे हम समझाए पीताम्बर, हाँ अब कहोगे सर पीताम्बर कौन भगवान उत्पन्न हो गए। पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन, विष्णु जी। विष्णु जी हमेशा कैसन वस्त्र पहनते हैं, पीला। तो कहीं से पूछेगा विष्णु जी कौन समास है, नहीं। तो उन्हीं से पूछेगा पीताम्बर कौन समास, तो बहुब्रीही। क्यों, क्योंकि ये संस्कृत भी है और भगवान का भी नाम है। बातें समझ में आ रहा है। चलो अब पूछ देगा कि श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब बताओ ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीही, क्योंकि संस्कृत है। असंस्कृत होने के बाद से ये भगवान का नाम है। श्वेतांबर किसको बोला जाता है, श्वेत कपड़ा कौन पहनती है ज्यादातर, सरस्वती माता। सही बोला है, सरस्वती कौन हो जाएगा, सरस्वती माता। देखना ज्यादातर सफेद वस्त्र धारण कराया जाता है उनको, ठीक है। चलो आप जिससे कह दे विष घर, विष घर यानी विष को धारण करने वाला कौन सा, शंकर भगवान। कौन हो जाएगा, अरे यही ना विष पी गए थे समुद्र मंथन का समय, इसीलिए सावन में भड़काया जाता है इनके ऊपर लोटा का पानी। चलो आप जैसे बांध कर दे कि दशानंद, दशानंद, 10 आनंद हो जिसके, 10 गो आनंद मतलब होता है सिर, किसका है, तो रावण दुनिया में 1 है कि 10 गो है, एकलौता है कि नहीं है। और दशानंद हिंदी शब्द है कि संस्कृत, संस्कृत। इसका मतलब भगवान से रिलेटेड आ रहा है कि नहीं है, रावण। चलो आप कह दे कि घानानंद, ये भी हो जाएगा। आप कह दे और ही कुछ याद करो ना, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा वाड़ी क्या हो जाता है, ऐसे कुछ किसको बोला जाता है, बीड़ा वो नहीं ले ले रहती है, इसको बोला जाता है। ये किसको कहा जाएगा, सरस्वती। रावण गलती है, रावण कम पढ़ा लिखल है, क्या कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो सरस्वती, समझ में आ रहा है। जितना भगवान के नाम आएगा ना और जितना संस्कृत वाला नाम आएगा वो सब कौन समास में आ जाएगा, बहुब्रीही समास, ठीक है। अब जैसे कह दे पवन पुत्र, पवन, पवन पुत्र, पवन पुत्र किसको बोला जाएगा, हनुमान। किसको, हनुमान जी को। किसको बोला जाएगा रे, हनुमान जी को। यानी पवन पुत्र दुनिया में 1 है कि 10 गो है, मंदिर में 10 गो होगा, ठीक है, लेकिन दुनिया में है तो 1 उड़े। इतना समझ लें, जितना भी भगवान के नाम आएगा वो सब के सब किस में आ जाएगा बाबू, बहुब्रीही समास में। ये नहीं कि आपको सीधे भगवान का नाम पूछेगा, इसका मतलब पूछेगा, ठीक है। कहेगा कि ये बताओ कौन सा समास। तो 6 के 6 समास से इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट बताए हम, परिभाषा परिभाषा नहीं बताते हैं, रामायण महाभारत नहीं दिखाने का काम करते हैं, ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट को समझना होता है। चलिए इसमें हम फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। जिन पदों के बीच में ये दिखाई दे शुरुआती में, वो समझ लेना कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। और जिनके शब्द में कारक चिन्ह का रूप हो वो समझ लेना कौन, तत्पुरुष समास। आज जो जिसका विशेषता बताता हो कौन सा समास, कर्मधारय समास। आज जो संख्यावाचक उसको देवगुण समास। आज जो योजक चिन्ह लगा हो उल्टा बताता हो कौन सा समास है, द्वंद्व समास।
जो भगवान वगैरह संस्कृत वगैरह का नाम आया तो समझ बहुव्रीहि समास एक एग्जाम्पल लेकर हम बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समास कंप्लीट समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसमें आप कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। देखो इसको ना हम 25 फरवरी 2024 में हम बना दिए थे ये वीडियो। 25 फरवरी 2024 में, यानी लगभग आज से 2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले हम बना दिए थे इसका वीडियो। लेकिन कुछ टीचर हैं, हम देखे हैं, नाम तो नहीं लेंगे, आप लोग जान जाएंगे, जो जानता होगा, वो हमरे कॉपी कर लिया है, वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया है, कह रहा है कि हम समाज पढ़ा रहे हैं बच्चों को। रे छोटा तू जाके देख, तू अभी डाला होगा, हम 2-2.5 साल पहले पढ़ा दिए, ठीक है। अब हमरे कॉपी करके कह रहा है कि हम बच्चों के समाज पढ़ा रहे हैं। पहले हमारा ट्रिक आजमाया, हमारा मेहनत का फल तू ले गया है, ठीक है। तो खैर हो जाना चाहिए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी आगे बढ़ना है बढ़ने दीजिए, बढ़िया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।